ये मैं होल्ड कर रहा हूँ, देखो ये इधर झुक गया, ये हो गया। अच्छा मैं इधर से करता हूँ इसको होल्ड, तो ये देखो इधर इधर टर्न कर गया, राइट। लेकिन एक पॉइंट इसमें ऐसा होगा जहाँ पर ये टर्न नहीं करेगा, राइट। ये देखो बिल्कुल लूज छोड़ रखा है मैंने, ऐसा नहीं कि ये सोचा आप ऐसे लूज है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, हाँ ये देखो यहाँ पे रुक गया है। अब इसको थोड़ा सा अभी अगर हम लोग इधर कर दें तो नीचे आ गया, और हम वापस करेंगे तो ये रुक गया यहाँ पर, और ये नीचे आ गया। तो यानी सेंटर ऑफ मास इस पेन का कहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ मास है करीब। यानी सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास पे आपका बैलेंस हो जाता है, राइट। हाँ प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम अपनी प्रिपरेशन के लेवल को चेक करने वाले हैं। कैसे करेंगे, PYQ सोल्व करेंगे, और PYQ अगर हमसे सोल्व हो रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि हमारा जो प्रिपरेशन का लेवल है वो एक डिसेंट लेवल तक पहुंच गया है, राइट। अगर PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, अगर वो हमसे सोल्व नहीं हो पा रहे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फिर से सीखना है, फिर से लर्न करना है। कॉन्सेप्ट अभी कच्चे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट पक्के नहीं है। समझ में आ रही है बात, हाँ मतलब पक्के नहीं हुए हैं अभी, हमें कॉन्सेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमने पढ़ तो लिया है उसको, हमने उसको सीखने की भी कोशिश की है, लर्न भी कर लिया है, मेमोराइज भी कर लिया, पढ़ लिया, और हमें लगता है कि हमें आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ हम कब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हमें PYQ सोल्व आसानी से नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि भैया हमारी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की पहुंच गई है। तो पिछले 3 साल में सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब बहुत ही आसान है। हर बच्चा अटेम्प्ट करके, जिसने भी सेंटर ऑफ मास का थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस हर बच्चे ने पिछले 3 साल में नीट में जो सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब उसके लिए वो फ्री के मार्क्स हैं, मतलब इजी केक वॉक है। आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हो कि कैसा है, इजी केक वॉक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे हैं जिस भी बच्चे, और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो फिर मुश्किल होना ही है। तो देखो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है। अच्छा इसमें हमारी अप्रोच क्या होगी, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो, और उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ जो भी आपने अभी तक लर्न किया है, जितने भी कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए, उसके हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, देखो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, क्या वैल्यूज हैं वैल्यूज को पुट करो, और आंसर निकालने की कोशिश करो। और फिर नहीं होता है तो फिर उसके बाद में सॉल्यूशन पे आना, ठीक है। मैं सोल्व करवा रहा हूँ फिर उसके बाद में। तो होप आपने अभी तक वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। तो मैं अब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द 2 ends ऑफ ए रिजिड रोड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। कैसे हैं, रिजिड रोड है और दोनों एंड्स पे, जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर दी हुई है, दोनों एंड्स पे आपके मास कनेक्टेड है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास इज, मान लो ये 10 kg मास है, ये 20 kg मास है, दोनों एक रोड से अटैच्ड है ना। ये 10 kg, ये 20 kg, चलो बड़ा कर देते हैं इसको। सो सीधा फॉर्मूला है हमारा कि XC क्या आएगा, M2D अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, सबसे सिंपल। तो मतलब देखो कितना मतलब आसान क्वेश्चन दिया गया है, राइट। M2 कितना है 20 है, लेंथ कितनी है D कितना है 10 मीटर, अपॉन M1 प्लस M2 कितना हो गया 30। सो ये 20/3 मीटर। XC हमारा आ गया 20/3 मीटर। इतना सा, मतलब कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बिल्कुल सिंपल है, आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बाय द वे नहीं पढ़ा होता तो आपके पास में ये फ्री के मार्क्स छूट जाते हैं, है ना। और एक मार्क्स से रैंक कितनी ऊपर या नीचे हो जाती है बेटा, ये तो आपको पता ही है कि नहीं है। एक मार्क, और स्पेशली बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आती है, फिजिक्स में। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स हैं, उनको हमें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। समझ में आ रही बात, हाँ। तो हमें प्रैक्टिस करना है, और कई बार ऐसा होता है किसी भी टॉपिक से इतनी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब बच्चों को समझ में आ गया वो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड तो क्या उसी मेथड को करते हैं। ये करेंगे कि ये हमारा मास M1 है, ये M1 है, ये लेंथ कितनी है
दिस इज L और ये M2, मतलब ये 20 kg, ये 10 kg एंड दिस इज 10 मीटर। तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, सेंटर ऑफ मास, लेट अस अज्यूम सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में होगा, है बीच में होगा, नहीं बीच में नहीं होगा, किसी पॉइंट पर होगा। और मुझे एक चीज और बताओ, इसमें सेंटर ऑफ मास आपका 10 kg पॉइंट, अगर मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, हाँ ये मिड पॉइंट हो गया, मतलब 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर और यहाँ से 5 मीटर है, इस पॉइंट पर ये मिड पॉइंट है। तो अब मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो कहाँ पर, क्या कहता है कि सेंटर ऑफ मास इस साइड में होगा, ये मिड पॉइंट के इस साइड में होगा या इस साइड में होगा? हाँ फटाफट सोच के बताओ। अरे बेटा बिल्कुल सिंपल है, जिस तरफ मास ज्यादा है ना, मास यानी कि एम और आर का जो क्या है मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, ग्रेटर है, उस तरफ ही आपका सेंटर ऑफ मास होगा। जनरली क्या होता है कि एम जिसमें ज़्यादा, इस तरह के केस में 2 मास सिस्टम में जिसमें आपके एम की वैल्यू ज़्यादा होती है, उस तरफ ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये 5 मीटर से इस साइड में सेंटर ऑफ मास आएगा, राइट, क्लियर है? हाँ एक्सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सी m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। दूसरे में बता रहा हूँ, यहाँ से हम मेजर करते हैं, तो ये तो x1 कितनी हो गई, x1 इक्वल टू 0, ये x हो गया कहीं पर, यहाँ पर मान लो लेट अस अज्यूम, और ये x2 इक्वल टू कितना है, ये 10 मीटर है, 10 मीटर। ये हमारा ओरिजिन हमने कंसिडर कर लिया इस पॉइंट को, m1 को, क्योंकि m1 से पूछा है ना 10 kg से पूछा है, राइट। तो x1 0, ये 0 टर्म हो गई, प्लस m2 20 इंटू 10 अपॉन 30, वही आपका 20/3 मीटर। ये आंसर कैसे भी कर लो कैलकुलेट, मतलब इससे आसान क्वेश्चन और सेंटर ऑफ मास पे क्या पूछ सकता है ना, सबसे आसान क्वेश्चन बनता है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये 2021 का क्वेश्चन है नीट का। चलो इससे 20, उससे पहले हम 2020 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन और जो आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम से क्वेश्चन है। देखो पढ़ो एक बार ठीक से और सोल्व करो, उम्मीद है कि सब बच्चे कर देंगे इसको। 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to 2 ends of the rigid rod of length 1 meter। वहाँ पर 10 मीटर थे, यहाँ पे 1 मीटर कर दिए, वहाँ पे 10 kg और 20 kg मास थे, यहाँ पे 5 और 10 kg कर दिया, बस इतना ही तो फर्क किया है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg, वो भी हल्के मास से ना, जो लाइटर मास है उससे पूछा उसने, नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ, वही सेम है बेटा। एक्स इक्वल टू क्या आएगा, m2d, m2 कितना है 10 इंटू लेंथ कितनी है 1 मीटर, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में पूछा है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। 5 + 10 यानी 15, कितना आ गया बताओ, ये 3 2 यानी 200/3, दैट इज ऑलमोस्ट 67 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर में है ना, हाँ मीटर में नहीं है, 67 सेंटीमीटर। तो बी आंसर हो गया। बताओ मुश्किल है क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कोई सेंटर ऑफ मास का? नहीं पूछ सकते बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा भी मतलब बेसिक पहला जो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम ना, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वही है। अब देखो ये जो है सेंटर ऑफ मास का वैसे मीनिंग क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, मास अगर मान लो कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी है ना, एक्सटेंडेड बॉडी क्या होती है, जो पॉइंट मास नहीं है, राइट, जिसका कोई शेप एंड साइज है, वो आपकी एक्सटेंडेड बॉडी होगी, राइट, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनके बनी, हर बॉडी मॉलिक्यूल से बनके बनी होती है, ठीक है। तो जैसे ये हो गए हम, ये देखो ये मैं होल्ड कर रहा हूँ, देखो ये इधर झुक गया, ये हो गया, अच्छा मैं इधर से करता हूँ इसको होल्ड, तो ये देखो इधर टर्न कर गया, राइट। लेकिन एक पॉइंट इसमें ऐसा होगा जहाँ पर ये टर्न नहीं करेगा, राइट। ये देखो बिल्कुल लूज छोड़ रखा है मैंने, ऐसा नहीं कि ये सोचा आप ऐसे लूज है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, हाँ ये देखो यहाँ पे रुक गया है। अब इसको थोड़ा सा भी अगर हम लोग इधर कर दें तो नीचे आ गया, और हम वापस करेंगे तो ये रुक गया यहाँ पर, और ये नीचे आ गया। तो यानी सेंटर ऑफ मास इस पेन का कहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ मास है करीब। यानी सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास पे आपका बैलेंस हो जाता है, राइट। हाँ जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बैलेंस हो गया है ना, बैलेंस हो गया, वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। अब अगर मान लो ये यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, राइट, ये बैलेंस हो गया, हाँ बैलेंस हो गया,
लेकिन अगर जैसे ही हम इधर मास ऐड कर देंगे, कुछ भी मास ऐड करेंगे, तो ये इधर टर्न कर जाएगा, राइट, इम्बैलेंस होगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाते ही ये इधर टर्न कर गया। तो जैसे जिस तरफ भी मास ज़्यादा रहेगा उस तरफ आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, ग्रेट। अब हम पिछला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड। क्या कर रहा है, इज बैलेंस्ड, बैलेंस कर रहा है कहाँ पर, ऑन ए वेज, वेज पर बैलेंस कर रहा है, प्लेस एट 40 सेंटीमीटर मार्क ए। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ये ए मार्क बता रहा है ना, हाँ ये चलो ए, लेट अस अज्यूम इट इज ए, नॉट अज्यूम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मास ऑफ 2 kg, 40 सेंटीमीटर मार्क ए, एंड ए मास ऑफ 2 kg, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, एंड ए मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड एट 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर पे 2 kg का मास सस्पेंड किया है, 40 सेंटीमीटर पे, इस एंड से 40 सेंटीमीटर पे इसको बैलेंस किया गया वेज पर, राइट। एंड अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड एट 160 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन द फिगर। यहाँ से 160 सेंटीमीटर पर एक अननोन मास m क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट रोड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दिया हो, बैलेंस दिया हो, इसका मतलब सिंपल सा है क्या कि भैया आपकी जो बॉडी है वो कैसी है, वो आपकी ऐसे बैलेंस है। और बैलेंस कहाँ पर होगी बॉडी, बताओ कहाँ पर होगी, ऑब्जेक्ट बैलेंस कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास पे। तो इसका सेंटर यहाँ पर वेज पर अगर ये बैलेंस कर जाती है तो इसका मतलब सिंपल मतलब ये है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये डिस्टेंस अगर हम यहाँ से कहें तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, क्या है, ये एक्स सी है, यानी ये आपका COM है, सेंटर ऑफ मास है। यही इसमें कॉन्सेप्ट है बस। इसके बाद में तो अगर ये COM है तो मास और कौन कौन से लगे हैं, देखो रोड का मास भी दिया है, 2 kg मास दिया। अब 2 kg अगर मास दिया है रोड का तो दैट मीन्स रोड सिमेट्रिक बॉडी, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सिमेट्रिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पर एक्ट करता है, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर ऑब्वियसली। तो अब ये रोड है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, लेंथ कितनी है दी है, देखो यहाँ से और यहाँ तक 200 सेंटीमीटर लेंथ दी है, ठीक है ना। तो कहाँ पर होगा, यहाँ से 100 सेंटीमीटर मार्क कर लो बेटा, 100 सेंटीमीटर पर इसका सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा, राइट, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। तो कहाँ पर होगा, देखो देखो यहाँ से करीब इसके मिड पॉइंट पे, ये 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 100, तो करीब ये मिड पॉइंट पर यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा ना। तो मास एक्ट कर रहा है मतलब बेसिकली, तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगेगा, ये कितना लग रहा है मास, 2 kg, राइट, 2 kg। तो अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, जहाँ से बैलेंस कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले लेते हैं, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो इसी को हम 0 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0। और अब जो इधर रहेगी, जो डिस्टेंस इससे इधर रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और इस साइड में जो भी है वो पॉजिटिव रहेगी, राइट, पॉजिटिव कंसिडर की थी ना हमने, हाँ। ओरिजिन के इस साइड में आपका पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव। एक अप्रोच तो ये होगी कि इसी को कर लो। दूसरे अप्रोच में ये भी है कि यहाँ से भी आप मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस पॉइंट को भी ओरिजिन ले सकते हो, इस पॉइंट को भी ओरिजिन लेके कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी, ठीक है, हाँ। उस केस में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो बेटर अप्रोच क्या है, शॉर्टकट ये है कि आप उसी पॉइंट को जहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास हो गया पूरे सिस्टम का, उसको हम क्या करते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं। और ओरिजिन लेने का मतलब क्या है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो XC वो 0 हो गया, ठीक है, हाँ। अब इसको कर लो, तो देखो यहाँ से शुरू कर देते हैं हम, XC से इसकी डिस्टेंस कितनी, कोई मास है, पहला मास यही है 2 kg, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है बताओ मुझे एक बार, हाँ एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे ये 2 kg तो इसका मास है, यहाँ पे इसका रोड का कितना मास है, 500 ग्राम है, राइट। तो ये 500 यानी 0.5 है, ये समझ में आ गई बात, हाँ। चलो ये गलती कर दी, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लिया हमने। तो देखो यहाँ से 2 kg और 2 kg की सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल 40 है और ये 20 है, तो ये 20 बच गई। तो 2 kg 2 ×
सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना, हाँ, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेंटीमीटर में रखना चाहो सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेंटीमीटर में रख देते हैं। 20, ये लेकिन यहाँ पे कौन सा है, 20 माइनस का है ना, हाँ इस साइड में, तो वेरी गुड, भी माइनस में आ जाएगा। आप उस साइड में चलो, यहाँ पे और कोई मास नहीं है, यहाँ पे कहाँ, ये सेंटर ऑफ मास पे आपका रोड का मास एक्ट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे ये 40 हो गई, ये 100 है टोटल, बीच में करेगा ना, हाँ मिड पॉइंट पे करेगा, तो कितना बच गया, ये 60 बच गया। तो और मास कितना है, 500 ग्राम, मतलब कितना है, और ये प्लस में है आपका, यहाँ पे 0 मतलब ओरिजिन इस पे है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 0.5 इंटू कितना है बताओ, 60 सेंटीमीटर, हाँ इतना सोचने वाली कहाँ बात है, प्लस वो मास m प्लस m, उसकी डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से, ये वेज से, देखो 40 ये है, टोटल 160 है, तो 40 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितनी हो गई 120 इंटू 120 अपॉन सभी का सम, यानी 2 प्लस 0.5 प्लस m। अब देखो क्या हो गया, ये इक्वल टू 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगी सारी टर्म्स, और ये बच क्या जाएगा, ये बच गया -40, 20 इंटू 40 -40 प्लस 30 प्लस 120 m इक्वल टू 0, राइट। और ये कितना बचा, -40 प्लस 30 यानी कि -10 उधर चला जाएगा, सो 120 m इक्वल टू 10 एंड m इक्वल टू 10 बाई 120 दैट इज 1/12, सो m इक्वल टू 1/12, और मास हमने किस में लिया है, केजी में लिया है ना, हाँ तो ये केजी, ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर है बताओ, सी। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम रोड का मास कहाँ पर एक्ट कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा, साथ में आपको साइन कन्वेंशन भी चेक करना, मतलब चेक रखना पड़ेगा ना हम कि प्लस है एक्स या माइनस है, राइट, अगर आप इसको सेंटर ऑफ मास ले रहे हो तो। और अगर मान लो आप इन सब झंझट से बचना चाहते हो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसको सेंटर ऑफ मास इसको ओरिजिन ले लो, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आप इसको करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका m1 कितना है 2 kg इंटू 20, 2 इंटू 20 सब पॉजिटिव रहेंगे, फिर x की वैल्यू यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे ना, हाँ प्लस आपका यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई मास नहीं है ना, हाँ ये मास आएगा, तो ये m2 तो ओबियसली 100 पे ही रहेगा, तो 0.5 इंटू 100 करें क्या, हाँ दूसरे मेथड, चलो अभी करके दिखा देते हैं। सो xc इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 20 प्लस ये कितना रहेगा आपका 0.5, रोड का मास कितने पर लग रहा है 100 सेंटीमीटर पे, प्लस m इंटू कितने पर लग रहा है 160 सेंटीमीटर पे, ये आ गया अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी 2 प्लस 0.5 प्लस m, ये करो, ये xc कितने पर है देखो 40 पर दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी जगह पे हम 40 लिख देंगे 40, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, और आपको अननोन क्या है, केवल m अननोन है, m आपका इसको इक्वेशन को सोल्व करने से m निकल आएगा, और जिसकी वैल्यू आएगी m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू 1/12 आएगी, आप सोल्व करोगे तो ठीक है। मैथड एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। आप मतलब एक जगह पे आपको स्कूल भी जाना है तो कई सारी गलियाँ जाती होंगी ना, हाँ कई रास्ते जाते होंगे, गली लेके जा सकते हो, गली से जा सकते हो, बाइक पे जा रहे हो आप, स्कूटर पे जा रहे हो तो है ना स्कूल तक पहुंचने के लिए, और अगर आप स्कूल बस से जा रहे हो तो ऑब्वियसली बस बड़ी रोड से जाएगी, चौड़ी रोड से जाएगी, गलियों में से नहीं निकल सकती, ठीक है ना, हाँ। और हो सकता है कि आपका पैदल का रास्ता हो वो और भी शॉर्ट हो, ये भी हो सकता है। तो रास्ते कई सारे होते हैं, मतलब कोई किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, हाँ। पर हमें शॉर्टेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में एग्जाम में टाइम कम रहता है, एंड नीट इज ऑल अबाउट स्पीड का गेम है बेटा, नीट का एग्जाम समझ में आ रही है, हाँ। जेई का एग्जाम भी स्पीड का गेम है, तो आपको उसके लिए हाँ, लेकिन जेई एडवांस का जो एग्जाम है वो आपका स्पीड का नहीं है, वो आपका प्योरली लॉजिक
और आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है कि आप कितने अच्छे लॉजिक बना पाते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है और नई प्रॉब्लम्स को अनफोर्सिन सिचुएशन में आप कितने अच्छे से उसको सोल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और भी है हमारा, ये जिपमेट 2017 का क्वेश्चन है। 2 masses of 6 and 2 unit are at position। हाँ, अब इसने 1D, अभी तक हमारे पास में 1D की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे प्रॉब्लम 1D की नहीं है। यहाँ पे देखो 6i माइनस 7g, यानी ये उसके 6 और 7 कोऑर्डिनेट दे दिए उसने, है ना। हाँ, क्या दे दिए? कोऑर्डिनेट, ये पहले मास के रेस्पेक्टिवली करें ना, आगे देखो चल के। हाँ, एंड ये आपके दूसरे मास के कोऑर्डिनेट दे दिए। अब मास जो है आपका कहाँ पर है? देखो वो 6i और 7j माइनस 7j, यानी कि ये तो एक प्लेन में है। अगर हम ऐसे लेते हैं, ये x, पहले इसको खुद सोल्व करो। हाँ, सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले खुद सोल्व करना है, उसके बाद में अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो कैसे सोल्व करना, वैसे समझाया हुआ, बिल्कुल बेसिक है। एक्स वाई आपका कौन सा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकालना है किसके? सेंटर ऑफ मास के। यानी प्रॉब्लम किसकी है? 3D की है, 2D की प्रॉब्लम नहीं है। और वो हमने देखा था कि क्या था, सीधा फॉर्मूला भी लिखा था। एक्स जो आएगा कोऑर्डिनेट आपका सेंटर ऑफ मास का, एक्स सी, वो कैसे आएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, है ना, उस फॉर्मूले से आएगा। और y कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ पे 2 ही मास है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। z कोऑर्डिनेट m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल, एक तो वो कर सकते हैं, सीधा सिंपल है तरीका ना। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड, इसको सीधा ही हम यूनिट वेक्टर मान के, भाई इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास में ये क्या है बेसिकली, 6i माइनस 7j क्या है? पोजीशन वेक्टर दिया है ना। हाँ, उसका पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर दिया है। ये हमारे दूसरे मास का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पोजीशन वेक्टर वाले मेथड से भी कर सकते हैं। क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, और ये क्या है बेसिकली, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, उससे आ जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास का m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया बेटा? हाँ बिल्कुल। तो कर दो, बस सोल्व कर दो, फटाफट हो जाएगा। 6, ये 36i माइनस 42j प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 4i प्लस 510j माइनस 16k हो गया, अपॉन m1 प्लस m2 कितना है? 6 प्लस 2 8। ओके, ये देखो 36i और प्लस का 4i 40i हो गया, तो 40 अपॉन 8 कितना हो गया? 5i माइनस 42j प्लस 10j, यानी माइनस 32j अपॉन माइनस 32j माइनस अपॉन 8, यानी माइनस 4j। क्लियर है? वेरी गुड। k, इसमें k है नहीं, इसमें k है 16k, तो 16/8, और माइनस का है साइन, तो माइनस 16/8 मतलब 2k। कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया सेंटर ऑफ मास का। कोऑर्डिनेट क्या हो गए? कोऑर्डिनेट ये है i का कोऑर्डिनेट, मतलब ये x कोऑर्डिनेट 5 माइनस 4 आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, माइनस 2 z कोऑर्डिनेट हो गया। सो कोऑर्डिनेट आपका 5 माइनस 4 माइनस 2। कौन सा आंसर है? सी। तो पहला मेथड तो ये हो गया बेटा आपका, पोजीशन वेक्टर से इसको सोल्व कर दो वेक्टर फॉर्मेट में। दूसरा मेथड क्या है? इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लो। और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये इजीएस्ट मेथड है, राइट। तो मैं xc कैलकुलेट करता हूँ। ये क्या आएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब देखो m1 और x1, m1 तो ये है 6 हमारा, और x1 क्या है? इसकी पोजीशन है ना। हाँ, ये i का जो कोफिशिएंट है वो आपका x1 है, ठीक है ना। वेक्टर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बाय द वे, वेक्टर्स में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बेटा हमने 2-3 लेक्चर वेक्टर्स के किए हैं, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सब डिस्कस किए, प्लस उसमें PYQ भी हमने डिस्कस किए हैं। मैथ मतलब क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करते हैं वो सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो एक बार आप जाके उन लेक्चर्स को चेक कर सकते हो, ताकि आपके वेक्टर्स पे पकड़ अच्छी बन जाए, ठीक है। हाँ, तो ये देखो 6
इंटू 6 कितना हो गया 36 प्लस m2 कितना है 2 है और आपका दूसरा पोजीशन वेक्टर ये है, i का कोफिशिएंट क्या है, x क्या है, मतलब इसमें x2 क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 अपॉन 6 प्लस 2 यानी 8, m1 6 m2 2 आपका, तो 40 अपॉन 8 यानी 5 आ गया ना। हाँ, ये आपका y सी कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे y कोऑर्डिनेट। सो m1 y1 क्या आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो ये बताओ कितना आया 6, वो -7 है यानी -42, m1 6 y1 -7 प्लस m2 2 इंटू y2 5 है, प्लस का 5 है ना, हाँ, तो यानी 10 हो गया अपॉन 8, दैट इज -32 अपॉन 8 यानी माइनस का 4, राइट। और ऐसे ही आप जेड कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते बताओ मुझे एक बार। हाँ, जेड सी वही यही फॉर्मूला लगेगा, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। क्या रहेगा बताओ फटाफट, m1 बताओ, m1 z0, m1 तो 6 है लेकिन z1 0 है, राइट। तो 0 प्लस आपका बताओ m2 2 z2, देखो k का कोफिशिएंट कितना है -8, सो 2 इंटू -8 यानी कितना हो गया -16 अपॉन 8 है ना, हाँ, टोटल मास, तो -2 यानी कोऑर्डिनेट कितने आए, देखो 5 आया xc 5, yc -4, zc -2। सेम आया कि नहीं आया, ये देखो और ये देखो, दोनों सेम आया कि नहीं आया। मेथड आप कोई भी यूज करो बेटा, अगर लेकिन आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, सिली मिस्टेक्स नहीं की है, तो आंसर सेम ही आएगा आपका। समझ में आ रही बात। हाँ, बच्चे गलती क्या कर सकते हैं इसमें, गलती बच्चों को पहली बात तो वेक्टर देखते ही थोड़ा सा मतलब क्या होता है, सर्दी लगने लगती है बच्चों को, है ना। हाँ, वेक्टर आ गया, ये तो वेक्टर को क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ी सर्दी लगने लगती है ना, हाँ, पसीना आने लगता है, गर्मी, हाँ, सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो जाता है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, वेक्टर के बड़े इजी क्वेश्चन बनते हैं, आप अप्रोच लगाओ, मतलब वेक्टर का मतलब ये हो गया पोजीशन वेक्टर के अप्रोच से कर सकते हो ना, किससे, पोजीशन वेक्टर। अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है, तो अगर हमें डिफरेंस भी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वही वाला है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस करके वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस कैसे करते हैं वो आपने सीखा ही है। बाय द वे अगर भूल गए हो तो बेटा वापस मैं फिर से कहूँगा, वेक्टर वाले उसमें लेक्चर को सुनो, वापस जाके देखो, है ना, पोजीशन वेक्टर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से थोड़ा सा मतलब देख के थोड़ी तकलीफ होती है, जिनका थोड़ा सा आंकड़ा उनके साथ में मतलब बनती कम है ना न्यूमेरिकल्स के साथ में, तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उनके लिए देखो। लेकिन लॉजिक है कि समझ में आना चाहिए कि आपको कि होगा या नहीं, किन किन चीज़ मतलब कैसे होगा, है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ईजी वे में कर जाओगे, फटाफट कर दोगे, देखते ही आप टिक मारोगे इसको, है ना। केरला सी एग्जाम में मतलब 2014 में आया है क्वेश्चन, पूछा गया। अच्छा, ये आप ये कहोगे सर केरला के नीट का, बेटा नीट तो पहले होता ही नहीं था ना, तो इसलिए हमें दूसरे जो अदर मेडिकल एग्जाम्स हैं वो उसी लेवल के आते हैं, उसी लेवल क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस लगे थोड़े, उस क्वेश्चंस को हमने इसमें पिक किया है, राइट। ओके, तो क्वेश्चन को रीड करो फटाफट, इसको सोल्व करो, देखो क्या आंसर आएगा बताओ। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखो यहाँ पे कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी नहीं है, यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया है, राइट। क्या दिया है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और पहले वाले में भी एक्सटेंडेड बॉडी को भी क्या मान सकते हैं हम, एक्सटेंडेड बॉडी का जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट को हम उसका मतलब उसको एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, समझा था ना। हाँ, कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी के जो मेनली जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो उसका सेंटर ऑफ मास रेगुलर बॉडी है, मतलब आपकी सिमेट्रिक बॉडी है, तो उसका सेंट्रोइड पर होगा,
लेकिन अगर रेगुलर बॉडी नहीं है तो आपका सेंटर ऑफ मास कैसे वेरी करेगा और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन तो आपकी मतलब डेरिवेशन तो मतलब आपके काम की नहीं है, नीट में नहीं है, लेकिन हाँ जेई और जेई एडवांस वालों के लिए बिल्कुल काम की है। उनको बच्चों को पूरा डेरिवेशन आना चाहिए कि हम कैसे उस रिजल्ट तक पहुँचे हैं, कंक्लूजन तक पहुँचे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आप केवल उसके रिजल्ट भी मेमोराइज कर लेते हो तो वो भी आपके काम के रहते हैं बेटा, ठीक है। तो रिजल्ट मतलब आपके जो फॉर्मूले हैं, जैसे आपका किसके लिए है, हेमीस्फेयर के लिए है, तो हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है। अगर आपकी सेमी सर्कुलर रिंग दी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, कौन के केस में कहाँ पर लाई करता है, ये सब आपके जो फॉर्मूले हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके साथ में और भी हैं, मतलब वो फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए तो वो आपको हेल्प करते हैं। ओके, लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, किस पे डिपेंड नहीं करते, मास पे, मास ऑफ पार्टिकल। अरे भाई बिल्कुल करता है, m1 x1 हम करते हैं ना, m1 x1 प्लस m2 x2, तो मास पे तो ये तो गलत बात है। सिमेट्री ऑफ द बॉडी, बिल्कुल अगर सिमेट्रिक है तो उस पर भी सेंटर ऑफ मास, सिमेट्री के साथ में तो अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा मास, सेंटर ऑफ मास। अगर नहीं है तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल सिमेट्री पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है। ओके, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बिल्कुल डिपेंड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स पे। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, उसके कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है तो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, यानी x1 y1 z, मतलब x1 y1 z1 और x2 y2 z2 उसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है। पोजीशन का मतलब ये है ना। हाँ, नेचर ऑफ पार्टिकल, अब नेचर ऑफ पार्टिकल का मतलब हमें तो मास से मतलब है, अब वो किस तरह का नेचर का पार्टिकल है हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है ना, या फिर कोई चार्ज नहीं है, उन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर क्योंकि सेंटर ऑफ मास उस तरफ खिसक जाएगा जिस तरफ आपके बॉडी में मास ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा डेंस है, या फिर अगर मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करता है, जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ चला जाएगा। तो फर्क किस बात से नहीं पड़ रहा, सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा हमारे सेंटर ऑफ मास पे, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है ना, जानते ही नहीं है भैया। नेचर ऑफ बॉडी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, या मैग्नेटाइज्ड हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे मतलब है, हमें मास से मतलब है और उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, उससे मतलब बनता है ना। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। बच्चे गलती कहाँ पे कर सकते हैं, बच्चे सिमेट्री वाले पॉइंट पे थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, या रिलेटिव डिस्टेंस की बात आती है तो इस पर थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं। पोजीशन की जिनको समझ नहीं है ठीक से, पोजीशन वेक्टर की, वो बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं। मास में तो गड़बड़ नहीं करेंगे क्योंकि मास पे तो डिपेंड करता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। चलो वेरी गुड, एक क्वेश्चन और देखें। ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड विद वेलोसिटी v along a frictionless level surface towards a block of mass 4m initially at rest, the velocity of the center of mass। अब देखो AMU 2010 का क्वेश्चन है, तो हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीखा था, उसके साथ में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट चल रहा है पार्टिकल्स का, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, मूवेबल होगा, राइट। लेकिन क्या ये हर केस के लिए ट्रू है, सभी केस में ट्रू नहीं होता है। देखो हम देखेंगे अभी, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है वो एक बार चेक करते हैं। हमें ये पता है कि हमें सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है, क्या है, VC है ना, VCOM, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर 1D मोशन है तो सीधी कर देंगे m1 प्लस m2। कहाँ से आया ये भैया, इस फॉर्मूले में m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हमने क्या कर दिया, ये xc था, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने से अगर ये पोजीशन को मतलब डिस्प्लेसमेंट को किससे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। और इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या आएगा, देखो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा सेंटर ऑफ मास का, राइट। देखो क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये देखना है कि जो मूवमेंट है वो इंटरनल फोर्सेज की वजह से है या फिर कोई एक्सटर्नली
मतलब फोर्स लगाया गया है उस पर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बताया गया है कि इंटरनल फोर्सेज की वजह से मूवमेंट है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है। तो इंटरनल फोर्सेज का तो कोई जिक्र ही नहीं आ रहा, सरफेस भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। हाँ, तो यानी कि उसको इम्पार्ट की गई है वेलोसिटी, इसको एम मास को जो स्लाइड कर रहा है उसको वेलोसिटी इम्पार्ट की गई है बेटा, ठीक है ना। यानी कि बाहर से ही कुछ फोर्स लग के उसको मिली है वेलोसिटी। तो यानी और 4m मास है वो आपका कैसे है, रेस्ट पर है, कह रहे ना इनिशियली एट रेस्ट पे है 4m मास। तो क्या होगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये m मास है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, यहाँ पर 4m मास रखा है। कितना है ये 4m है, ये हमारा m मास है। तो सपोज इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर यहाँ लाई कर रहा था, कहाँ पर लाई कर रहा था, यहाँ पर लाई कर रहा था, नहीं इधर लाई करेगा ना, हाँ इसके पास में मिड पॉइंट के आसपास में नहीं करेगा, 4m मास, क्योंकि 4m मास ज़्यादा है ना, हाँ तो उस तरफ लाई करेगा हमारा सेंटर ऑफ मास। तो अब क्या हो गया, अब नेक्स्ट कंडीशन में इसको मूवमेंट दे दिया, v वेलोसिटी दे दी। अब v वेलोसिटी दे दी तो ये तो इधर मूव कर रहा है, लेकिन वो वहीं पर रुका हुआ है अभी, ये यहीं पर है ना, हाँ इसकी वेलोसिटी क्या है, v = 0, इसकी वेलोसिटी तो 0 है, ये आपकी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स ये मास इधर आ रहा है, तो जैसे जैसे इधर आता जाएगा सेंटर मास और इधर खिसकता जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो इसको इतनी डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कम होती गई तो ये और इसके नज़दीक खिसकता जाएगा, राइट। हाँ, ये m1 x1 है ना ये वाला, ये अगर ये मान लो ये डिस्टेंस हमारी x1 है तो, और ये मान लो ये x2 है, इधर से हमने इसी को लिया है x2 है, तो ये m1 x1 क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इसकी वैल्यू ड्रॉप होती जाएगी जैसे जैसे इधर जाता जाएगा। तो क्या होता जाएगा, सेंटर ऑफ मास आपका इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जितना ये v इधर वेलोसिटी इधर मूव करता रहेगा ब्लॉक आपका, तो सेंटर मास इधर शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की भी कुछ वेलोसिटी आएगी, तो क्या आएगी वेलोसिटी वो देख लेते हैं, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। m1 v1, सो m1 क्या है, m है, सो m वेलोसिटी कितनी है, v है, राइट, प्लस m2 कितना है, 4m है, 4m इंटू वेलोसिटी 0 अपॉन m1 प्लस m2 यानी m प्लस 4m, सिंपल, कितना आ गया, mv अपॉन 5m, दैट इज v अपॉन 5, सो vc = v अपॉन 5। क्लियर है कि नहीं है, बताओ, हो गया, आंसर इज ए। तो इसमें हमारे पास में कुछ नहीं करना था, सिंपल ए फॉर्मूला यूज करना था, है ना। ये भी आपका कितने 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, बस इतना देखना था कि इंटरनल फोर्सेज की वजह से तो आपका मूवमेंट नहीं है, अगर इंटरनल फोर्सेज की वजह से मूवमेंट है तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। देखो ये वैसा ही एग्जाम्पल है, BHU 2008 का क्वेश्चन है, राइट। क्या कह रहा है, 2 bodies of different masses of 2 kg and 4 kg moving with velocities 2 meter per second and 10 meter per second towards each other due to mutual gravitational attraction। समझ में आई बात, कोई और फोर्स नहीं है, किसकी वजह से मूव कर रहे हैं भैया, ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं। एक तो ये मास है, सपोज कितना, ये कितना कर रहा है, सपोज 2 kg का है ये, और यहाँ पर हमारा एक 4 kg का है, कितना है 4 kg का है। अब इसने इस पर फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है पता है ना, 2 बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, कैसे एग्जांपल ले सकते हो, सन और मून का भी ले सकते हो, या फिर आपका समझने के पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं हम, यहाँ पे सन और मून नहीं है ना, या मतलब आपका अर्थ और मून का ले सकते हो, अर्थ और सन का ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल, सबके बीच में कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ये वहाँ पर आपने पढ़ रखा है ठीक से डिस्कस, मतलब आपको क्लैरिटी है जितना मैं समझता हूँ। और हमेशा कैसे नेचर कैसी होती है, म्यूचुअली अट्रैक्शन होता है दोनों में, राइट। तो ये इधर मूव करने लग जाएगा और ये इधर मूव करता है, तो इसकी 2 मीटर पर सेकेंड और ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे, अगर मान लो ये सेंटर ऑफ मास है कहीं पे, इधर मास है, नहीं मास कहाँ पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा बताओ, सेंटर ऑफ मास आपका रहेगा हैवी की तरफ, तो इधर कहीं रहेगा ना, हाँ बीच में नहीं रहेगा, हैवी की तरफ रहेगा। अब बताओ ये मूव करेगा कैसे करेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पे है तो ये किस वेलोसिटी से, VC किस वेलोसिटी से मूव करेगा, इधर मूव करेगा, बताओ फटाफट,
नहीं, जैसे ही अगर ये आपका म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात कर रहा है, यानी एफ एक्सटर्नल आपका जीरो है, किसकी वजह से है? पूरी मूवमेंट इंटरनल फोर्सेज की वजह से होती है, और इंटरनल फोर्सेज का भी सम कितना होता है? जीरो होता है। ये एफ है इधर, ये एफ है, तो ये आपका माइनस एफ है इस साइड में, राइट। हाँ, ये एफ इधर लग रहा है और ये माइनस एफ लग रहा है, राइट। तो दोनों का सम कितना हो गया? जीरो। और हमने ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि अगर नेट सम जीरो है तो आपका मोमेंटम क्या होता है? P1 इक्वल टू P2, मोमेंटम कंजर्व रहता है, राइट। समझ आई बात? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट इट्स पोजीशन। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मतलब नहीं बदलेगी। अगर आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से, मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से मूवमेंट है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलने वाली। समझ भाई बात? ये हम अच्छे से डिस्कस किया, हमने इसके एग्जांपल्स में लिए हैं। अगर बाय द वे आपने वो लेक्चर चेक नहीं किया तो बेटा उसमें देखो, और भी अच्छे से मतलब डिटेल में समझाया है मैंने। क्या सिंपल इतना देखना है, अगर आपका इंटरनल फोर्स कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका जीरो है और उसकी वजह से मूवमेंट है, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। उस लेक्चर को चेक करो जाके, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम के टॉपिक से है लेक्चर, तो उसको चेक करो, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगी। चलो, बस इस एग्जाम्पल में, मतलब इस क्वेश्चन में और लास्ट वाले क्वेश्चन में आया ना, समझ में आया क्या डिफरेंस था? यहाँ पे आपका मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं है मूवमेंट, यहाँ पे एम मास को स्लाइड किया गया है बाहर से कोई फोर्स लगा के, ठीक है। यहाँ और इसके अपोजिट यहाँ पे देखो, इस वाले एग्जाम्पल में दोनों आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट आया है, ना कि कहीं बाहर से इसको फोर्स दिया गया है, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है यहाँ पे, और इंटरनल फोर्स का जो सम है, इंटरनल फोर्स का जो सम है वो क्या है? वो भी जीरो है, राइट। दोनों जीरो है। तो इस केस में आपका सेंटर ऑफ मास, जब सेंटर ऑफ मास इस तरह की कंडीशन में आपके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। और डिटेल में जानने के लिए वो लेक्चर अटेंड करो बेटा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है PYQ करके आपको अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ है कि हाँ इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आते जिसको देख के आपको दिमाग खराब करने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईजी वे में अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो ईजी वे में क्वेश्चन कर सकते हो। इंटरनल फोर्स वाले और कौन सा, जो बोट और मैन का मूवमेंट है ना, हाँ बोट और मैन का मूवमेंट, वो भी आपके इंटरनल फोर्सेज वाला क्वेश्चन है, तो उसमें हमने डिस्कस किया है। तो और भी देखेंगे क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, है ना, उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।